everybody, welcome back to my channel Education Panacea. My name is Bhanu Pratap. So आज जो मैं आपको टॉपिक इनकम टैक्स में कराने जा रहा हूँ उसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। लास्ट वीडियो भी मैंने आपके साथ रेसिडेंशियल स्टेटस पे बनाई थी, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ कुछ कंडीशंस डिस्कस किए थे कि रेसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशंस हैं, या फिर नॉन रेसिडेंट है तो वो कब नॉन रेसिडेंट बनता है। तो अब मैं उसका कंटिन्यूएशन कराऊंगा और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, ये कराने जा रहा हूं। तो सेक्शन को स्टार्ट कराने से पहले मैं पहले ही बता दूं कि ये सेक्शन बहुत लेंथी है, बट मैं इसको जितना छोटा हो सकता है उतने शॉर्ट फॉर्म में कराने की कोशिश करूंगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि सेक्शन का मतलब क्या है। याद रखना, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इसके अंदर दैट मींस इस सेक्शन और इस लिस्ट के अंदर जो जो इनकम्स आएंगी उन इनकम्स पे टैक्स काटने की अथॉरिटी, टैक्स चार्ज करने की अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट की बन जाती है। दैट मींस अगर वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, बट अगर वो इस सेक्शन के अंदर फॉल करेगा तो दैट मींस उस केस में उसकी टैक्स जो टैक्सिंग अथॉरिटी होगी वो इंडियन गवर्नमेंट की भी बनेगी। तो शुरू करते हैं जरा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया के आगे मैंने क्या लिखा है, ऑल इनकम्स, वो सारी इनकम जो वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली कमा रहे हैं तब तो है ही, उसके अलावा अगर आप इनडायरेक्टली भी कहां से पैसा कमा रहे हैं, फ्रॉम द बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर आपके डायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन है तब तो इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया कहलाती है, बट अगर आपके इनडायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन इंडिया में भी है तो भी वो एक्रू और अराइज इन इंडिया कहलाती है। अब वो इनकम कहां से होगी, किस सोर्स से हो सकती है, तो वो इनकम आप प्रॉपर्टी से भी कमा सकते हैं, वो इनकम आप किसी अदर एसेट से भी कमा सकते हैं, या फिर आप किसी अदर सोर्स से भी कमा सकते हैं। दैट मींस कि इन दोनों एसेट्स को छोड़ दूं तो इसके अलावा भी अगर कोई सोर्स है और उससे आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पैसा कमाते हैं इंडिया में, जो कि आपका बिजनेस कनेक्शन है वहां पे, तो वो इनकम आपकी इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेबल कर देती है। अब जरा आगे देखते हैं। अब इस जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मान लीजिए जब सारे ऑपरेशन बिजनेस इंडिया में कैरी नहीं किए जा रहे, दैट मींस की एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए 50% ऑपरेशंस इंडिया में कैरी करे जाते हैं और बाकी 50% यूएस में कैरी करे जाते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस के। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डेल। तो डेल का जब एग्जांपल हम मैं ले रहा हूं तो मान लीजिए 50% यूएस में कैरी करा ऑपरेशन, 50% इंडिया में कैरी करा, तो अब उस केस में मैं कितना पोर्शन टैक्सेबल इंडिया में कर सकता हूं। तो लॉ कहता है कि उस केस में जब बिजनेस पूरा इंडिया में कैरी नहीं हो रहा तो उस केस में ओनली द रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल पार्ट, दैट मींस मुझे जितना बिजनेस इंडिया से मिल रहा है ना, सिर्फ उतना ही परसेंटेज मैं टैक्सेबल कर सकता हूं। दैट मींस मुझे अगर लगता है कि इंडिया इस बिजनेस में 30% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उस केस में मैं टोटल इनकम का सिर्फ 30% ही टैक्सेबल करूंगा। दैट मींस मैं अगर वो डेल 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो उस पे मैं सिर्फ 30 लाख पे ही टैक्स चार्ज करूंगा, बाकी पे चार्ज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ कहता है ओनली द रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल पार्ट। अब जरा आगे चलते हैं। अगर बंदा नॉन रेसिडेंट है, आप ध्यान रखना कि ये जो सेक्शन है इसमें पर्टिकुलरली नॉन रेसिडेंट पे काफी फोकस किया गया है, क्योंकि रेसिडेंट्स के केस में तो ऑलरेडी उनकी सारी इनकम टैक्सेबल हो ही जाती है। तो हमें इस सेक्शन को बनाने का जो मेजर रीजन है ना, वो नॉन रेसिडेंट्स को भी टैक्सिंग लेंसेस के अंदर लाना है। तो जरा देखते हैं कि अगर वो बंदा नॉन रेसिडेंट है और वो सिर्फ गुड्स परचेज इंडिया में करता है, बट उसका प्योर पर्पस एक्सपोर्ट करना है, दैट मींस कि वो इंडिया में गुड्स सिर्फ परचेज करता है, कुछ भी नहीं करता, सारा सामान एक्सपोर्ट कर देता है, तो उस केस में ये लॉ कहता है कि कोई भी इनकम कंसीडर नहीं की जाएगी। दैट मींस उस केस में अगर वो बंदा नॉन रेसिडेंट है, उसने गुड्स परचेज इंडिया में किया बट सारा एक्सपोर्ट के लिए किया, तो उस केस में नो इनकम शैल बी डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। जरा आगे चलते हैं। मान लीजिए वही नॉन रेसिडेंट, दैट नॉन रेसिडेंट एनआर इज रनिंग अ न्यूज एजेंसी, जिसमें वो पब्लिशिंग का काम करता है या फिर कोई पब्लिशिंग हाउस है उसका, जो उसका न्यूज का काम है, और वो इंडिया से सिर्फ न्यूज कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट करने के बाद सारा ट्रांसमिशन वो इंडिया से बाहर कर रहा है। दैट मींस कि उसने सिर्फ इंडिया से न्यूज उठाया और उसका जो टेलीकास्ट हो रहा है दूसरी कंट्रीज में, यूएस में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है, तो इन देशों में उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा, और वो एक नॉन रेसिडेंट है, तो उस केस में भी कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, नो इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया।
अब जरा आगे चलते हैं, अभी इस सेक्शन के और भी पार्ट्स बचे हुए हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है बिजनेस कनेक्शन। तो मुझे ये जानना क्यों जरूरी है कि ये बिजनेस कनेक्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्योंकि जब तक मैं किसी भी नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करूंगा, सेटअप नहीं करूंगा या डिक्लेयर नहीं करूंगा, तब तक मैं उससे इनकम पे टैक्स नहीं ले सकता। तो दैट मीन्स कि मुझे बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश करना जरूरी है। अब इस बिजनेस कनेक्शन में नॉर्मल बिजनेस तो आता ही है, उसके अलावा इसके अंदर वो सारी बिजनेस एक्टिविटी आती है जो वो लोग करते हैं जो इंडिया में हैबिचुअली रिसाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स जो इंडिया में रेसिडेंट हैं, बट वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। इसको अगर मैं आसान सी भाषा में कहूं तो नॉन रेसिडेंट आपका इंडिया में नहीं है, बट वो अपना बिजनेस किसी एक ऐसे बंदे के थ्रू करवा रहा है, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में एक ऐसे बंदे के थ्रू करवा रहा है जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। तो उस केस में भी मैं ये कहूंगा कि उस नॉन रेसिडेंट का जो किसी दूसरे देश में बैठा है, इंडिया में नहीं है, उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। और अगर उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो यहां से अराइज होने वाली कोई भी इनकम, यहां से एक्रू होने वाली कोई भी इनकम पे टैक्स कौन काट सकता है? इंडियन गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर सकती है। बात समझ में आई? अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। इसके बाद बिजनेस कनेक्शन में वो सारे लोग भी आते हैं या फिर उन सारे लोगों की एक्टिविटीज भी आती हैं जो हैबिचुअली मतलब होता है रेगुलरली क्या करते हैं, उस नॉन रेसिडेंट का स्टॉक मेंटेन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कहां स्टॉक मेंटेन करते हैं? इंडिया में स्टॉक मेंटेन करते हैं। किसके बिहाफ पे? नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे। और उस स्टॉक का मर्केंडाइज करते हैं। मर्केंडाइज मतलब सेल परचेज, ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर वो लोग जो हैबिचुअली इंडिया के रेसिडेंट हैं वो सिर्फ परचेज करने का काम कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कि एक्सपोर्ट करने के पर्पज से, तो तब एक्रू और अराइज इंडिया में नहीं होगा। बट अगर वो मर्केंडाइज करते हैं, दैट मींस प्रॉपर सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में वो इंडिया के बिजनेस कनेक्शन प्रूव हो जाएगा। और इंडिया का बिजनेस कनेक्शन प्रूव होते ही वहां से अराइज होने वाली इनकम भी इंडिया में अराइज होगी, ऐसा माना जाएगा। किसके अंदर? सेक्शन 9 के अंदर। अब जरा मैं अगले एस्पेक्ट पे आता हूं। बट दोज बिजनेस कनेक्शन शैल नॉट इंक्लूड एक्टिविटी डन बाय whom। आप गौर करिएगा यहां पर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट और एनी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। दैट मींस कि अगर वो नॉन रेसिडेंट इंडिया में इन 3 लोगों से, ब्रोकर, कमीशन एजेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से अपना कोई बिजनेस एक्टिविटी करवाता है, तो उस केस में मैं ये नहीं कह सकता कि उस नॉन रेसिडेंट का जो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है उसका इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अब जरा देखिए यहां पे कि अगर ये 3 लोग सिर्फ और सिर्फ होली किसके लिए काम कर रहे हैं? नॉन रेसिडेंट के लिए, या फिर मेनली किसके लिए काम कर रहे हैं? नॉन रेसिडेंट के लिए। दैट मींस अगर यही ब्रोकर, कमीशन एजेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीटली या फिर मेनली नॉन रेसिडेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन कहां डेवलप हो जाएगा? इंडिया के अंदर। तो जरा मैं अब इसके आगे के टॉपिक पे चलता हूं। सेक्शन 9 के एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूं, तो जरा देखते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं सेक्शन 9 के आगे के टॉपिक के ऊपर। एनी इनकम फ्रॉम सैलरी पेएबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। दैट मींस कि अगर आपने इंडिया के अंदर सर्विसेज अपनी दी हैं और उससे आपने सैलरी की फॉर्म में कोई भी इनकम ली है, तो सेक्शन 9 क्लियरली स्टेट करता है कि वो इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया के अंदर आता है। दैट मींस उस पे टैक्स लेने की अथॉरिटी किसकी हो जाती है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट की। उसके बाद चलते हैं। मान लीजिए कि सैलरी पे करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसको? एक इंडियन सिटीजन को। बट द प्रॉब्लम इज कि वो इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर काम कर रहा है। अब आप सोचेंगे यार, इंडिया के बाहर काम कर रहा है तो उसे इंडियन गवर्नमेंट क्यों सैलरी दे रही है? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए यूएस में इंडियन एम्बेसीज हैं, या दूसरी कंट्री यूके में इंडियन एम्बेसीज हैं, तो वहां पे जो डिप्लोमैट्स काम कर रहे हैं, वहां पे जो अदर एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो उन्हें वहां की गवर्नमेंट तो सैलरी नहीं देती, उन्हें तो इंडियन गवर्नमेंट सैलरी देती है। दैट मींस उस केस में टैक्स लेने की अथॉरिटी किसके पास है? इंडियन गवर्नमेंट के पास। दैट मींस कि वहां वो जो सैलरी से इनकम अर्न कर रहे हैं वो टैक्सेबल इन इंडिया होती है। उसके बाद चलते हैं। इनकम फ्रॉम एनी एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। दैट मींस कि अगर एसेट मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो। टेंजिबल इंटेंजिबल बता देता हूं मैं। टेंजिबल जो फिजिकली दिखते हैं, दैट मींस जैसे कि कार, प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग। और इनटेंजिबल वो होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे कि हमारे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये भी हमारे एसेट होते हैं।
तो इन सोर्सेस से, किसी भी तरीके की एसेट से अगर आप इनकम डिराइव करते हैं और वो एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, तो सेक्शन 9 उसे अपने अंदर ले लेता है और उसकी वजह से वो उस पे टैक्स लेने की अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट की बन जाती है। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में कहूं तो दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया। आगे चलते हैं। इफ एसेट बीइंग अ शेयर और इंटरेस्ट इन एन एंटिटी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। अब जरा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आपका एक शेयर, कोई इंटरेस्ट है किसी ऐसी कंपनी में, किसी एक ऐसी एंटिटी में, किसी ऐसी कॉर्पोरेशन में जो कहां रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है वो आउटसाइड इंडिया, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बट डिराइव्स इट वैल्यू सब्सटैंशियली। अब मैं इस वर्ड का मतलब आपको समझाऊंगा अभी। सब्सटैंशियली फ्रॉम इंडिया, दैट मींस कि उसकी जो मेजर वैल्यू निकलती है एसेट से, उस कंपनी की जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, वो इंडिया से ही सब्सटैंशियल वैल्यू निकलती है। तो उस केस में कानून हमारा सेक्शन 9 कहता है कि हम ये डीम कर लेंगे, मान लेंगे कि वो कंपनी इंडिया के ही अंदर सिचुएटेड है। इट विल बी डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या है भैया, सब्सटैंशियली का मतलब क्या है? तो मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यूएस की कोई कंपनी है ए लिमिटेड, इसका जो एसेट की 10 करोड़ की एसेट कम से कम इंडिया में होनी चाहिए और प्लस वो एसेट एटलीस्ट 50% उस पूरी एंटिटी का एसेट रिप्रेजेंट करे। दैट मींस कि कम से कम 10 करोड़ तो उस कंपनी की एसेट इंडिया में होनी ही चाहिए, प्लस, मैं और नहीं कह रहा, प्लस एंड उस वो जो एसेट है वो एटलीस्ट 50% कंपनी की कंप्लीट एसेट को रिप्रेजेंट करेगा। तब मैं कहूंगा कि इट्स डिराइव इट वैल्यू सब्सटैंशियली फ्रॉम इंडिया। दैट मींस ये जो सब्सटैंशियली वर्ड का मीनिंग है ना, वो ये है। अब इसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? इस बार जो बजट पास हुआ है फाइनेंस एक्ट 2017, उसमें ये लाया गया है, अमेंडमेंट लाई गई है और इस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ अप्लाई करा गया है। दैट मींस कि इसको बैक डेट से अप्लाई करा गया। वो जरा देखते हैं। ये वाला जो रूल है ना, मैंने आपको अभी बताया, ये दो लोगों पे अप्लाई नहीं होता। पहला है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन के इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अगर हमारे इंडिया में पैसा लगाते तो उनपे ये चीज अप्लाई नहीं होती है, उनपे ये रूल अप्लाई नहीं होता। दूसरे होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। दैट मींस कि इस बार बजट में ये लॉ लाया गया है कि ये वाला जो पर्टिकुलर मैंने आपको सब्सटैंशियली वाला रूल बताया, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो अब मैं जरा इसके आगे चलता हूं। मेरे को अभी रॉयल्टी बतानी है, टेक्निकल सर्विसेज बताना है, तो जरा देखते हैं। तो ये अब हम सेक्शन 9 के लास्ट पोर्शन में चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और ऐड कर दूं। अभी जो मैंने आपको 10 करोड़ वाला एस्पेक्ट बताया था कि 10 करोड़ होना चाहिए और 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, दैट मींस कि 10 करोड़ से ज्यादा है तो सब्सटैंशियल होगा। अभी मैंने जो इसके पिछले फ्रेम में आपको बताया है। तो अब जरा हम चलते हैं कि इंटरेस्ट अगर हमें रिसीव होता है, रॉयल्टी अगर हमें मिलती है और किसी भी पर्टिकुलर चीज की हमारी टेक्निकल सर्विसेज के लिए हमें टेक्निकल फीस मिलती है, तो उसको हम कब कब इंडिया के अंदर अर्न मानेंगे, तो जरा उसको देखते हैं। तो मान लीजिए ये तीनों चीज अगर पेएबल बाय गवर्नमेंट है, आप देख सकते हैं यहां पे, अगर ये पेएबल बाय गवर्नमेंट है तब तो ये सीधा सीधा अर्नड इन इंडिया कहला जाती है, चाहे ये कहीं भी यूज हो। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने आपको ये फीस दी, इंडियन गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट दिया किसी पर्टिकुलर शेयर पे, बॉन्ड पे, डिवेंचर पे, या इंडियन गवर्नमेंट ने आपकी कोई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए आपको रॉयल्टी प्रोवाइड करी, आपके कोई पेटेंट था उसके लिए आपको रॉयल्टी दी, तो वो उस पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स तो लेगी, वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा। बट अगर इंडियन गवर्नमेंट के अलावा नॉन गवर्नमेंट, दैट मींस कोई इंडिविजुअल या फिर कोई फर्म या फिर कोई कंपनी, वो आपको देती है क्या, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर टेक्निकल फीस, तो वो तभी इंडिया के अंदर अर्न मानी जाएगी जब उसको, या तो आप उस अमाउंट को जो इंटरेस्ट का आपका मिला है आप उसे इंडिया में यूज करें, पॉइंट नंबर 1, या फिर आपकी जो रॉयल्टी है, आपने जिस पेटेंट के लिए आपको रॉयल्टी मिल रही है उस पेटेंट को इंडिया में यूज किया जाए, पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 3, जिस चीज के लिए आपको फीस मिली है, टेक्निकल फीस, तो वो सर्विसेज कहां यूज करी जा रही है, उसका यूटिलाइजेशन कहां हो रहा है, जो आपने सर्विसेज दिया वो उसका यूटिलाइजेशन हो इंडिया के अंदर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर गवर्नमेंट आपको
इंटरेस्ट देती है, गवर्नमेंट आपको फीस देती है, गवर्नमेंट आपको रॉयल्टी देती है, तो उस केस में तो फिर सीधा सीधा अर्नड इन इंडिया कहला जाता है। बट अगर गवर्नमेंट नहीं देती है, नॉन गवर्नमेंट दैट मींस इंडिविजुअल, कोई कंपनी कोई फर्म को दूसरा देता है अगर आपको इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस, तो उस केस में आपको इंडिया के अंदर यूज करना पड़ेगा वो सारी चीजें, तब जाके वो क्या होगी, अर्नड इन इंडिया कहलाएगी और सेक्शन 9 के परव्यू के अंदर कवर होगी। तो ये मैंने आपके साथ सेक्शन 9 के रेजिडेंशियल स्टेटस पे वीडियो बनाई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एजुकेशनल फाइनेंशियल, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।